फिर नेक्स्ट हमारा कंपोनेंट है डेंचर बेस। तो डेंचर बेस बेसिकली डेंचर का वो पार्ट है जो आपकी रेजिजुअल रिज जो होगी उसको कवर कर रहा होगा और जिसके ऊपर आपके आर्टिफिशियल टीथ लग रहे होंगे। ऑब्वियसली ये भी माइनर कनेक्टर के थ्रू मेजर कनेक्टर के साथ अटैच्ड होगा। तो जो बेसिकली इसका फंक्शन है वो ये है कि जो इसके ऊपर आपके आर्टिफिशियल टीथ लगे हुए हैं उनके ऊपर जो फोर्सेस लगती हैं, तो ये उन फोर्सेस को बेसिकली आपके जो सपोर्टिंग ओरल स्ट्रक्चर्स हैं उनके ऊपर ट्रांसफ़र कर देता है। ऑब्वियसली जो आपका टूथ सपोर्टेड पार्शियल डेंचर होता है उसमें आपकी रिज के ऊपर फोर्स नहीं जाती, वो रेस्ट्स के थ्रू आपके अबटमेंट्स के ऊपर चली जाती है। लेकिन ऑब्वियसली जो आपकी डिस्टल एक्सटेंशन बेस है जिस तरह, उसमें जब आपके अबटमेंट के फर्स्ट कह लें जो लास्ट आपका आर्टिफिशियल टीथ है उसके ऊपर जो क्लूजल फोर्स लगेगी वो ऑब्वियसली डेंचर बेस के थ्रू आपकी रिज के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो वो इसीलिए उसको टूथ एंड टिश्यू सपोर्टेड पार्शियल डेंचर कहा जाता है। तो एक तो उसका मैस्टिकेटरी फंक्शन हो गया। जो दूसरा उसका फंक्शन आएगा वो एस्थेटिक्स के अंदर आएगा। तो ऑब्वियसली जिस पार्ट को वो रिप्लेस कर रहा है उसका जो बेसिकली कलर है और आप कह लें जो फुलनेस वगैरह होगी वो इस तरह होनी चाहिए कि वो मतलब वो उसको इस तरह बना दे जैसा वो नेचुरली था। यानी अगर ज़्यादा रिजॉर्व हो गई हुई है रिज तो उस वहाँ पे थोड़ा सा जो बल्क होगा वो डेंचर बेस का इंक्रीज़ कर दिया जाएगा ताकि ऑब्वियसली जो आपकी रिज की हाइट लॉस हुई है वो कंप्लीट हो जाए, पूरी हो जाए, और उसके ऊपर मतलब उसका कलर इस तरह का होना चाहिए जो जिंजिवा से मैच कर रहा हो, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और जो थर्ड उसका फंक्शन है वो ये है कि वो अंडरलाइंग जो टिश्यूज़ हैं उनको स्टिमुलेट करता है। तो ऑब्वियसली जब उसके ऊपर फोर्स लगती है तो वो उसको रेजिजुअल रिज के ऊपर ट्रांसफ़र कर देती है। तो रिज का बेसिकली फंक्शन ये है कि जब तक तो उसके ऊपर फोर्स लगती रहेगी यानी उसको स्टिमुलेशन मिलती रहेगी तब तक उसकी रिजॉर्प्शन जो है वो रिलेटिवली कम होती रहेगी। इसी तरह जो टर्म आप यूज़ करते हैं डिसयूज एट्रोफी, यानी अगर उसका यूज़ नहीं होगा, उसका फंक्शन नहीं कर रहे होंगे तो उसकी एट्रोफी होती जाएगी, यानी तब उसकी रिजॉर्प्शन जो है वो ज़्यादा होती जाएगी। तो इसके तीन बेसिकली फंक्शन हो गए, मैस्टिकेटरी फंक्शन हो गया, सेकंड एस्थेटिक्स हो गए, और थर्ड आपकी अंडरलाइंग टिश्यूज़ की स्टिमुलेशन हो गई। तो फिर वो दोनों जो टूथ सपोर्टेड आपकी हैं और डिस्टल एक्सटेंशन बेस है ना वो सेपरेटली बताता है थोड़ा थोड़ा सा उनके बारे में। तो जो टूथ सपोर्टेड प्रोस्थेसिस है उसमें बेसिकली ये है कि आपका जो डेंटल स्पैन है उसके इंटीरियरली भी एक अबटमेंट प्रेजेंट है, उसके पोस्टीरियरली भी एक अबटमेंट प्रेजेंट है, और दोनों के ऊपर यूजुअली रेस्ट दे देते हैं, और जो भी आपकी फोर्सेस आर्टिफिशियल टीथ के ऊपर पड़ती हैं वो रेस्ट्स के थ्रू जो है वो अबटमेंट्स के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाती हैं, और आपकी जो रेजिजुअल रिज है उसके ऊपर मिनिमल फोर्स पड़ती है, और जो ऑब्वियसली डेंचर बेस है उसके अकॉर्डिंग बनाई जा सकती है। यानी उस केस में ज़्यादा फोर्सेस नहीं पड़नी, तो आप कोई इस तरह का मटेरियल भी यूज़ कर सकते हैं जो कि कम फोर्सेस पे मतलब वर्क कर सके, यानी उसके लिए बहुत रिजिड कोई मटेरियल ना भी लगे तो भी वो काम करेगा। दूसरा जो इसका फ़ायदा है वो ये है कि एक तो वो जो आपका फॉर एग्जांपल पोस्टीरियर टीथ है डेंचलेस एरिया से पीछे, उसकी मीजियल टिल्टिंग नहीं होने देती, जो इंटीरियर है उसकी डिस्टल टिल्टिंग नहीं होने देगी, क्योंकि आपने वो स्पेस कवर कर दिया डेंचर बेस और आर्टिफिशियल टीथ से। और जो अपोजिट आर्च में टूथ है उसकी वर्टिकल फर्दर इरप्शन नहीं होने देगी ओपन स्पेस के अंदर। यानी अगर तो आप नहीं लगा रहे हैं ना डेंचर तो चांसेस होते हैं कि जो अपोजिट आर्च का फॉर एग्जांपल मैंडिबल में आपका 4 जो है वो एक्सट्रैक्टेड है या 4 और 5 एक्सट्रैक्टेड है, तो मैक्सिला का जो 4 और 5 है वो फर्दर इरप्ट कर जाएगा उस स्पेस के अंदर। तो ये तीन जो मूवमेंट्स हैं ये भी आपका रोक देता है जो आर्टिफिशियल टीथ और डेंचर बेस है। डेंचर बेस बेसिकली मीजियल और डिस्टल टिपिंग को रोकेगी। और फिर वो कहता है कि अगर पोस्टीरियर टीथ आपके रिप्लेस हो रहे हैं ना तो उसमें स्टैटिक्स की इतनी ज़रूरत नहीं होती, उसमें सिर्फ फंक्शन की ज़रूरत है कि जो मैस्टिकेटरी फंक्शन है ना वो आपका जो है वो एडिक्वेटली कर दे आपका जो डेंचर है। लेकिन अगर इंटीरियरली आप रिप्लेस कर रहे हैं तो उसमें फिर एस्थेटिक्स जो है वो फर्स्ट यानी प्राइमरी। तो अगर आप इंटीरियर टीथ रिप्लेस कर रहे हैं तो उसमें आपके जो डेंचर ने फंक्शंस परफॉर्म करने हैं वो ये होंगे, बेसिकली आपके कह लें कि डेंचर बेस के अकॉर्डिंग बता रहा है। तो सबसे पहले तो वो एस्थेटिक इशू जो है उसका वो कवर होना चाहिए, यानी ऑब्वियसली जब उसके इंटीरियर टीथ मिसिंग है तो उस पर एस्थेटिक इशू होगा जो कि आपके जो डेंचर है वो आर्टिफिशियल टीथ और डेंचर बेस के थ्रू वहाँ पे उस एरिया को एस्थेटिकली यानी नॉर्मल बनाए।
फिर सेकंड है कि वो अपना इस तरह के आपने उसके आर्टिफिशियल टीथ को बनाना है डेंचर बेस के ऊपर सपोर्ट देके कि जो नॉर्मल मैस्टिकेटरी फंक्शन है वो इजीली हो सके और उसका कोई नेगेटिव इफेक्ट अबटमेंट्स के ऊपर ना जाए। ऑब्वियसली जो सारी फोर्स है वो इस तरह डिज़ाइन होनी चाहिए कि अबटमेंट्स के ऊपर जाए इन टू सपोर्टेड पार्शियल डेंचर। फिर थर्ड है कि जो बाकी नेचुरल टीथ रह जाएंगे उनकी मूवमेंट्स को रोकना है, मीजियल टिल्टिंग है, डिस्टल टिल्टिंग है या वर्टिकल इरप्शन है, इसको रोकना है। फोर्थ है कि कोई फूड ट्रैप्स ना रह जाए, कि कोई ऐसी स्पेस ना रह जाए रिज और डेंचर बेस के दरमियान या आर्टिफिशियल और नेचुरल टीथ के दरमियान जहाँ पे फूड ट्रैप हो और बाद में ओरल हाइजीन जो उसकी है मुतासर हो। और फिफ्थ है कि अंडरलाइन टिश्यूज़ को स्टिमुलेट करे, वो तो हमने पहले भी देख लिया कि वो डिसयूज एट्रोफी से बचाना है उनको। और फिर वो छोटी सी बात बता देता है कि यूजुअली जो डिस्टल एरिया है उसमें इम्प्लांट लगा दिया जाता है और इम्प्लांट लगने के बाद जो है वो, क्योंकि पीछे तो दांत नहीं है कोई, लेकिन इम्प्लांट लगने के बाद आपका जो डेंचुलर स्पैन होगा वो बेसिकली क्लास 3 के अंदर चेंज हो जाएगा कि एक अबटमेंट तो इंटीरियरली प्रेजेंट होगा डेंचुलर स्पैन के और एक जो इम्प्लांट पीछे लग गया वो सपोर्ट देगा, तो वो क्लास 3 के अंदर चेंज हो जाएगा। और फिर जो दूसरी डिस्टल एक्सटेंशन बेस की आपके जो डेंचर बेस होगी उसमें आपने बेसिकली ज़्यादा एहतियात रखनी है कि क्योंकि ऑब्वियसली जो इंटीरियर अबटमेंट है आपके उसके ऊपर आपका रेस्ट होगा और उसी के ऊपर मैस्टिकेटरी फोर्सेस जाएंगी। लेकिन क्योंकि अगर आपका जो डिस्टल एक्सटेंशन है वो ज़्यादा बड़ी है, फॉर एग्जांपल 7 तक लगे हुए हैं और 4 आपका अबटमेंट है, तो 7 के ऊपर जो फोर्सेस लगेंगी या 6 के ऊपर जो फोर्सेस लगेंगी वो सारी की सारी आपके अबटमेंट के ऊपर ट्रांसफ़र नहीं होंगी, वो आपकी जो रेजिजुअल रिज है उसके ऊपर भी ट्रांसफ़र होंगी। तो यहाँ पे आपकी जो डेंचर बेस होगी वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी मैस्टिकेशन के अंदर। यानी वो सारा जो होगा वो इस तरह डिज़ाइन होनी चाहिए कि वो जो लोड पड़ रहा है उसके ऊपर वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द टिश्यू के ऊपर ट्रांसफ़र कर दे ताकि लोड पर यूनिट एरिया कम से कम हो। तो इसको कहते हैं आप स्नो शू प्रिंसिपल। तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि आपने मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टिश्यू जो है वो कवर करना है, यानी जो आपकी रेजिजुअल रिज है वो जितनी आपकी सपोर्टिंग एरिया है, ऑब्वियसली जो एरिया सपोर्ट ही नहीं कर सकता उसको आपने छोड़ देना है, लेकिन जितना सपोर्टिंग एरिया वो आपने मैक्सिमम कवर करना है। उससे ये होगा कि जो लोड पर यूनिट एरिया है ना, यानी एक एरिया के ऊपर जितना लोड पड़ा है एक स्मॉल एरिया के ऊपर, तो वो मिनिमम हो जाएगा अगर आपकी मैक्सिमम कवरेज होगी डेंचर बेस की। तो इसको आपने स्नो शू प्रिंसिपल के तौर पे याद रखना है। तो उसके लिए वो कहता है जिन चीज़ों की नॉलेज ज़रूरी है वो ये है कि आपके लिमिटिंग एनाटॉमिक स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, कि आपने डेंचर की एक्सटेंशन कहाँ तक रखनी होती है, कहाँ पे फ्रेनम आ जाती है, कहाँ पे किस मसल की अटैचमेंट आ जाती है, इससे आगे नहीं जाना होता। उसके साथ ये है कि जिस एरिया को आप कवर कर रहे हैं उसकी हिस्टोलॉजिक नेचर क्या है, यानी उसके ऊपर कितनी फोर्स लग सकती है, केराटिनाइज्ड है नॉन केराटिनाइज्ड है। और फिर यह है कि आपकी इंप्रेशन की एक्यूरेसी और डेंचर बेस की फैब्रिकेशन के बाद उसकी एक्यूरेसी, यानी वो कितना इंटीमेट कांटेक्ट है उसका डेंचर बेस के साथ, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मैक्सिमम सपोर्ट को यानी आपकी डेंचर कंस्ट्रक्शन के दौरान मुतासर करेंगी। फिर वो दूसरी चीज़ बताता है कि आपने किस मटेरियल से अपनी डेंचर बेस बनानी है। तो उसमें वो ये कहता है कि फ्यूचर रीलाइनिंग की को ज़हन में रखते हुए आपने जो है मटेरियल चॉइस करना है। रीलाइनिंग का बेसिकली मतलब ये है कि जो टिश्यू सरफेस होगा ना आपके डेंचर का, या आप कह लें जो डेंचर बेस है उसका, वो मतलब टोटली चेंज कर देना। अगर हम फॉर एग्जांपल आपने एक पेशेंट में डिस्टल एक्सटेंशन बेस का एक डेंचर दिया है, अब 1 साल के बाद जो उसकी पोस्टीरियर जो है रिज वो ज़्यादा रिजॉर्व हो गई हुई है और जिस इम्प्रेशन का यानी जिस सरफेस के लिए आपका डेंचर बेस बनाई गई थी वो अब उस पर फिट नहीं होती, तो आप ये करेंगे कि जो सिर्फ टिश्यू सरफेस है ना उसको दोबारा से रीलाइन कर देंगे, यानी अब जो उसकी एनाटॉमिकल वहाँ पे है ना यानी रिज की जो एनाटमी है उसके अकॉर्डिंग बना देंगे। तो इसको आप कहेंगे कि रीलाइनिंग। बाकी जो दांत है उनको नहीं छेड़ना, जो ऊपर से सरफेस है जो नज़र आता है डेंचर का वो नहीं छेड़ना, सिर्फ जो आपकी टिश्यू सरफेस है ना, यानी उसको इंटैगलियो सरफेस कहता है वो, उसको आपने चेंज करना है। तो इसको कहते हैं कि रीलाइनिंग करनी है। अब जो आपके टूथ सपोर्टेड डेंचर होगा उसमें जो डेंचर बेस होगी वो आपकी जो रिज है उसके नीचे ज़्यादा फोर्सेस नहीं लगाती, क्योंकि जो सारी फोर्सेस हैं वो रेस्ट के थ्रू अबटमेंट पर शिफ्ट हो जाती हैं। तो इसके अंदर आपकी जो रिजॉर्प्शन होती है वो मतलब आपके जो रिज है उसके ऊपर तो फोर्सेस नहीं लग रही ना इतनी ज़्यादा,
तो इसमें ये प्रॉब्लम आती है यूजुअली कि अगर वो रिजॉल्व होती है तो वहाँ पे एक तो एनास्थेटिक एरिया ना बन जाए, और दूसरा ये कि वहाँ फूड ट्रैप्स ना हो जाए। तो अगर इससे ये दो जो है ना कंडीशंस बनती हैं रीलाइनिंग के लिए टूथ सपोर्टेड पार्शियल डेंचर के अंदर। जबकि जो डिस्टल एक्सटेंशन पार्शियल डेंचर होगा तो उसके अंदर ऑब्वियसली आपकी रिज रिजॉर्प्शन होगी, तो आपका डेंचर सीट नहीं करेगा ठीक, तो वो आपकी कंडीशन होगी रीलाइनिंग करने के लिए। तो रीलाइनिंग ऑब्वियसली जो आपके एक्रेलिक की बेस होगी वो ईजिली हो जाती है, अगर मेटल की बेस बनाई होगी तो उसमें वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। और फिर वो प्राइमरी और सेकेंडरी रिटेंशन बताता है। वो ऑब्वियसली जब रिटेंशन पढ़ी थी हमने तभी पढ़ ली थी कि प्राइमरी रिटेंशन जो है वो क्लैस्प से दी जाती है, सेकेंडरी रिटेंशन जो है वो आपका जो मेजर कनेक्टर है और जो डेंचर बेस है उनके टिश्यूज़ के साथ इंटीमेट कॉन्टैक्ट के थ्रू आती है। उसके साथ उसने डिफरेंट फोर्सेस भी बताई हुई हैं। पहली एडहीन है। एडहीन में उसने बताया कि एडहीन बेसिकली दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती है, यानी आपके डेंचर बेस और सलाइवा के दरमियान में जो अट्रैक्शन होगी उसको आप एडहीन कहेंगे। सेकंड जो फोर्स है वो कोहियन है। कोहियन बेसिकली सेम जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान होती है, जो जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स और सलाइवा हैं उनके दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्स होगी उसको आप कोहियन कहेंगे। फिर थर्ड आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाता है, जो यूजुअली आपके पोस्ट डैम एरिया के अंदर यूज़ किया जाता है। फोर्थ आपकी फिजियोलॉजिक मोल्डिंग ऑफ द टिश्यूज़ है। तो ये जब आपने इंप्रेशन लेना होता है तब रिकॉर्ड हो जाती है। और जो फिफ्थ है वो आपकी मैंडिबल डेंचर के अंदर ग्रेविटी की फोर्स आ जाती है। तो ये जो 5 फोर्सेस हैं ये बेसिकली आपकी रिटेंशन में हेल्प करती हैं। और फिर जो मेथड्स ऑफ अटैचिंग नेचर बेस है ये एंड पे देखेंगे। पहले आइडियल डेंचर बेस मटेरियल की क्वालिटीज़ देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि वो जो टिश्यूज़ हैं उनको एक्यूरेटली अडेप्ट करें, यानी उनके साथ इंटीमेट कांटेक्ट रखने की जो है उसकी क्वालिटी होनी चाहिए। सेकंड है कि वो डेंस और नॉन इरिटेटिंग हो। और एक तो मतलब आपका उसको फिनिश जो है, यानी उसकी जो आपके लिए बनने के बाद जो उसकी क्वालिटी है सरफेस की वो अच्छी होनी चाहिए, और वो उस अच्छी क्वालिटी की सरफेस क्वालिटी को मेंटेन भी रखे। थर्ड है कि उसमें थर्मल कंडक्टिविटी होनी चाहिए, कि ऑब्वियसली आपको गर्म चीज़ भी है तो वो डेंचर के थ्रू, डेंचर बेस के थ्रू आपके टिश्यूज़ को फील भी हो, ताकि आपको नेचुरल सी फील आए। और ये भी है कि वो आपके फर्दर ट्रॉमा से भी बचाएगा, कि ऑब्वियसली अगर आपने ज़्यादा गर्म चीज़ पिया तो आपके मुंह को फील नहीं हुई, आप अंदर ले जाते हैं तो वो गर्म बाद में फील होगी। लो स्पेसिफिक ग्रेविटी, यानी उसका जो वेट है वो कम होना चाहिए, यानी लाइट वेट होना चाहिए। ये ना हो कि पेशेंट को लगे कि मुंह में कोई भारी सी चीज़ लगी हुई है। सफिशिएंट स्ट्रेंथ होनी चाहिए उसकी, यानी फ्रैक्चर ना हो जाए गिरे हाथ से तो आसानी से जो है वो साफ़ हो जाए। एस्थेटिकली अच्छा होना चाहिए, उस पर पोटेंशियल होना चाहिए कि वो रीलाइन किया जा सके, और इनिशियली उसकी कॉस्ट जो है वो कम होनी चाहिए। तो साथ ही वो बता देता है कि ये सारी क्वालिटीज़ के साथ फ़िलहाल तो कोई ऐसा मटेरियल एग्जिस्ट नहीं करता, तो फ़िलहाल तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, चाहे आप मेटल्स की यूज़ करें डेंचर बेसिस या एक्रिलिक की यूज़ करें। फिर वो जो मेटल बेसिस हैं उनके कुछ एडवांटेजेस बता देता है आपके एक्रिलिक के अगेंस्ट। तो पहले वो एक डिसएडवांटेज ये बताता है जो हमने पहले ही देख लिया, कि जो मेटल की बेस होगी ऑब्वियसली उसको रीलाइन और रीबेस करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। फिर जो उसकी आपके पास पहली एडवांटेज आ जाता है वो एक्यूरेसी एंड परमानेंस ऑफ फॉर्म का है। तो जो बेसिकली आपके टिश्यूज़ हैं उनके साथ जो इंटीमेट कांटेक्ट ज़रूरी होता है आपके डेंचर का, वो आपके जो मेटल्स की बेसिस होंगी वो ज़्यादा अच्छे से मतलब आपके टिश्यूज़ को कवर करेंगी और एक्यूरेटली कवर करेंगी एज़ कम्पेयर टू एक्रिलिक। और उसकी एग्जांपल ये देता है कि अगर आपने मेटल की बेस लगाई हुई है डेंचर बेस, तो उसके साथ आप कंप्लीट डेंचर के अंदर, तो उसके साथ आपको जो पोस्ट डैम एरिया होता है, यानी जो पोस्टीरियर पैलेटल सील बनानी पड़ती है एक्रिलिक के अंदर, मेटल के अंदर जो आपकी एक्यूरेसी है वो इतनी अच्छी होती है कि सिर्फ इंटीमेट कांटेक्ट से ही रिटेंशन आ जाती है, और पोस्टीरियर पैलेटल सील बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। मेटल्स के अंदर जो इंटीमेसी ऑफ कांटेक्ट है उसको, उससे जो रिटेंशन मिलती है उसको यूजुअली इंटरफेशियल सरफेस टेंशन कहा जाता है। तो एक तो ये एडवांटेज हो गया उसका। सेकंड एडवांटेज है कंपैरेटिव टिश्यू रिस्पॉन्स का। तो आपका जो मेटल का होता है ना बेस, वो ये कहता है कि उसके अंदर बैक्टीरियोस्टैटिक एक्टिविटी होती है आयनाइजेशन और ऑक्सीडेशन की वजह से। अब ये सिंपल याद रखने वाली चीज़ है, और इसकी वजह से उसके ऊपर बेसिकली आपका जो डेब्री वगैरह है या मतलब बैक्टीरियाज इकट्ठे हो जाएं और डेब्री बन जाए, ब्लैक वगैरह इकट्ठा हो, वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू एक्रिलिक डेंचर। लेकिन वो कहता है कि कैलकुलस अगर इकट्ठा होता है तो वो ज़रूर इसके ऊपर भी जम जाएगा, अगर आप ऑब्वियसली अपने सफाई का ख्याल नहीं रखेंगे। लेकिन
एज़ कम्पेयर टू एक्रेलिक इसके ऊपर ब्लैक वगैरह की एक्यूमुलेशन कम होती है। फिर थर्ड है थर्मल कंडक्टिविटी आपकी। तो थर्मल कंडक्टिविटी सिंपल है कि जो मेटल है वो ज़्यादा अच्छा कंडक्टर होता है एज़ कम्पेयर टू एक्रेलिक। तो आपको जो है वो थोड़ी सी नॉर्मल फील आती है कि ठंडी चीज़ या गर्म चीज़ खाएंगे तो आपके टिश्यूज़ को भी फील होगी, क्योंकि आपका जो बेस है वो उस टेम्परेचर को कंडक्ट कर देगा टिश्यूज़ के ऊपर। फाइनली वेट और बल्क आ जाता है। तो मेटल्स जो है वो सेम रिजिड, मतलब अगर आप समझें कि एक मेटल और एक्रेलिक है तो सेम रिजिडिटी के लिए मेटल जो है वो थिन चाहिए होता है और एक्रेलिक जो है वो थिक चाहिए होता है। तो मेटल क्योंकि थिन यूज़ किया जा सकता है तो उसने आइडियल रिक्वायरमेंट्स में बताया है कि आपका जो वेट है या डेंचर का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो कम होनी चाहिए ताकि कम से कम फील हो पेशेंट को। तो मेटल्स के साथ वो किया जा सकता है। लेकिन वो साथ ही बताते हैं कि मैंडिबल के अंदर बल्क जो है वो यूजुअली अगर आपका थोड़ा सा वेट ज़्यादा है डेंचर का तो ग्रेविटी के थ्रू आपकी रिटेंशन में हेल्प करता है। तो मैंडिबल के अंदर अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो एक्रेलिक वाला थोड़ा सा एडवांटेजेस हो जाएगा सिर्फ वेट के और बल्क के हिसाब से। दूसरी बात वो ये बताता है कि अगर आपने कोई मतलब अपनी जो नॉर्मल कंटूर है फेस का या रिज का वो बनाना है तो उसके लिए भी बल्क थोड़ा सा ज़रूरी होता है। तो उसमें भी आप उस केस में भी आप एक्रेलिक्स यूज़ करेंगे एज़ कम्पेयर टू मेटल्स। तो ये इसकी जो थी थोड़ी सी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हो गए।